नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार ज्योग्राफी और हिस्ट्री की सीरीज जारी है। हिस्ट्री में अभी वैदिक कालीन सिविलाइजेशन को बताया जा रहा है और आज आप वैदिक कालीन सिविलाइजेशन के तहत ही वैदिक कालीन आर्थिक जीवन पद्धति के बारे में जानोगे, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया गया है, काफ़ी डीप में किया गया है। इसलिए आप वीडियो को देखें और स्किप न करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए हम चलते हैं जानने कि वैदिक कालीन आर्थिक जीवन पद्धति कैसा था और लोगों की अर्थव्यवस्था के क्या क्या साधन थे। दूसरी बात यह है कि हम फिर से वैदिक काल को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था और दूसरा उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, और यही प्रोसेस जारी रहेगा तुलनात्मक रूप से पढ़ने का, क्योंकि तुलनात्मक रूप से अगर आप पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती है। और दूसरी बात है कि आपका रेटिंग अर्थात जो राइटिंग है उस राइटिंग फॉर्मेट में भी बहुत अच्छी तरह से क्या होता है, एक स्किल डेवलपमेंट होता है। तो चलिए जानते हैं क्या था वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को भी क्या करना है, तुलनात्मक रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि वैदिक कालीन जो टाइम पीरियड था क्या था, 1500 से 600 बीसी अर्थात 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम क्या बोलते हैं, वैदिक काल कहते हैं। और इस काल के दरमियान जो अर्थव्यवस्था थी, आर्थिक जीवन पद्धति थी, उसको हम वैदिक कालीन आर्थिक जीवन पद्धति के रूप में जानते हैं। अब देखो, वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को भी हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में बांट देंगे, मुझे बताई थी। क्यों? क्योंकि वैदिक कालीन समाज, राजनीतिक व्यवस्था या जो भी धर्म पढ़ेंगे हम 2 पार्ट्स में ही बांट के पढ़ेंगे, क्योंकि वैदिक काल 2 पार्ट्स में है, एक ऋग वैदिक कालीन और एक उत्तर वैदिक कालीन। तो इसी तरह हम आज देखेंगे ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था, और जब इसको देख लेंगे तो उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के लिए भी बेस तैयार हो जाएगा, और ये उत्तर वैदिक कालीन फिर अर्थव्यवस्था आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए, ऋग वैदिक कालीन सबसे पहले समाज कैसा था, समाज को जानेंगे तभी हम अर्थव्यवस्था को समझ पाएंगे। तो समाज जो था वो ग्रामीण समाज, क्या ग्रामीण समाज। और ढांचा कैसा था ग्रामीण समाज का, तो कबीलाई ढांचा था। और कबीलाई ढांचा में किसकी इंपॉर्टेंस होती है, तो पशु का महत्व होता है। क्यों? क्योंकि जो अस्थाई बस्तियां है या अस्थाई जीवन पद्धति है वो उसका अभाव होता है, और जैसे ही उसका अभाव होगा तो उसमें पशु का महत्व हो जाता है। जैसे आज भी आप घुमंतु भोटियों समाज में देखेंगे कि वो पशुओं के साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अस्थाई मतलब परमानेंट हाउसेस नहीं होते हैं, इसलिए अपने पशुओं के साथ वो एक जगह से दूसरे जगह में अपने भोजन रोजगार की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो कुछ ऐसा ही था, कबीलाई ढांचा था, तो पशु का सबसे ज़्यादा महत्व था। तो जो पशु था अर्थात पशुपालन जो था, तो वो प्रमुख क्या था, अर्थव्यवस्था की रीढ़ कह सकते हो पशुपालन। ठीक है, कृषि नहीं, पशुपालन। और कृषि क्या होगा, द्वितीय पेशा होगा। तो इस बात जब भी आप ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था लिखोगे तो उसमें आपको ये याद रखना चाहिए कि इस समय तक जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य अंग था वो क्या था, पशुपालन था, और कृषि जो था वो द्वितीय पेशा के रूप में था। तो और पशुओं में सबसे प्रमुख गाय। ठीक, किस पशु को वरीयता दी जाती थी, तो गाय को दी जाती थी। और मतलब ये जो गाय थी एक तरह से जीवन से संबंधित कई अभिव्यक्तियों को ये व्यक्त करती थी। जैसे राजा को गोपति बोला जाता था, यानी कि गौ के पालन करने वाले, गौ के रक्षा करने वाले। पुत्री को दुहिता बोला जाता था, अतिथि को गोहन बोला जाता था। यानी जीवन की बहुत सारी अभिव्यक्तियाँ जो है वो गाय के माध्यम से की जाती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पशुओं में सबसे ज़्यादा गाय की इम्पोर्टेंस थी। दूसरी बात है कि पशुपालन जो था वो प्रथम व्यवसाय था, जो कि आपको मैं बता दी। और जब पशुपालन प्रथम व्यवसाय था तो चारागाह की सुविधा थी। ठीक है, चारागाह की सुविधा थी। और आपको तो पता ही होगा कि चारागाह के जो देखभाल करता था, जो रखवाली करता था, उसको ब्राजपति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राजपति। और ऋग वैदिक कालीन ये एक इम्पोर्टेंट अधिकारी था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द्वितीयक पेशा। द्वितीयक पेशा क्या था, तो द्वितीयक पेशा में कृषि था। क्या था, कृषि था। और अश्विन देवता जो थे, अश्विन देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था। ठीक, ये कभी फैक्ट में पूछ लेता है कि
किस देवता ने मनु को हल चलाना सिखाया था? अश्विन देवता, याद रखिएगा, और ये फैक्चुअल है। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल, ऋग्वेद के प्रथम मंडल, चतुर्थ मंडल, दशम मंडल में कृषि की चर्चा की गई है। तो ये भी कभी पूछा जाएगा कि कृषि की चर्चा किन किन मंडलों में की गई है। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में की गई है, चतुर्थ मंडल में की गई है और दशम मंडल में की गई है। और चतुर्थ मंडल में एक सूक्त है जिसके तहत 57 जो श्लोक है उसमें कृषि संबंधित गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई है। मतलब सूक्त के अंतर्गत 57 जो श्लोक है उसमें 24 मंत्र है और उस 24 मंत्र में कृषि से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ आपको पता है ऋग्वेद में कितना मंडल है? तो 10 है, ठीक। सूक्त कितना है? तो 1028 सूक्त है। और श्लोक कितना है? तो 10,462, ठीक है। और इसी मंडल जो भी बताई प्रथम मंडल में है और चतुर्थ मंडल और दशम मंडल में कृषि संबंधित गतिविधियों की चर्चा की गई है, ठीक। तो ऋग्वैदिक काल में कृषि द्वितीय पेशा थी, याद रखिएगा। प्रथम पेशा पशुपालन। क्योंकि ऋग्वेद के कैसे पता चलेगा कि द्वितीय पेशा थी? क्योंकि ऋग्वेद के जो 10,462 श्लोक है उनमें से मात्र केवल में 24 श्लोक में कृषि की चर्चा की गई है, ठीक है। देखो ये जो सूक्त है ना, एक सूक्त में कई श्लोक होते थे, ठीक है। तो वही ऋग्वेद की जो 10,462 जो श्लोक है उसमें से मात्र 24 में कृषि की चर्चा की गई है। तो इससे पता चलता है कि क्या थी? कृषि जो थी वह द्वितीय पेशा थी। क्योंकि आपको उदाहरण के माध्यम से भी समझाना है, क्योंकि मात्र 24 श्लोक में चर्चा करना इस बात का द्योतक है कि कृषि जो थी क्या थी? पशुपालन के बाद इसका स्थान आता था। अब देखो कृषि से संबंधित कुछ चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में और इसको आप जरूर याद रखिएगा। खेत जानते हैं ना? खेत, ये जैसे मान लो कि खेत है तो खेत के लिए कई शब्द प्रयोग किया जाता था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भी आई है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो जो खेत है, जो उपजाऊ खेत होता था, ठीक है, जो खेत अन्न देता था, प्रोडक्शन अच्छा होता था, तो उस खेत के लिए जो उपजाऊ खेत है उसको उर्वरा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उर्वरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो खेत है वो उपजाऊ है, उस खेत को क्या बोला जाता था? उर्वरा। इस बात को याद रखिएगा। अब देखो कम उपजाऊ, एक और खेत है वो कम उपजाऊ है, ठीक है, या उपजाऊ है, कम उपजाऊ है, या मान के चल सकते हो कि वो बंजर भी है, ठीक है, उसको खिल्ले बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खिल्ले बोला जाता था। तो आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में कम उपजाऊ अथवा अनउपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता था? तो खिल्ले बोला जाता था। ऑप्शन में खिल्ले मिलेगा तो इसी पे आप टिक करना। अब देखो ये खेत है, एक और खेत है और इसमें हल चलाया गया है, यानी कि हल, ये रेखा है, हल रेखा है सब। तो ये जूते हुए हो गया जब हल चलाया गया। तो जूते हुए खेत को क्या बोला जाता था? क्षेत्र बोला जाता था। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में क्षेत्र का आशय क्या होता है, तो आपको जूते हुए खेत बताना है। वो क्षेत्र नहीं जिसको राजा अपने अधिकार में लेंगे, क्योंकि इस समय भी राजा क्षेत्रपति नहीं बने थे, भूपति नहीं बने थे, वो तो गोपति थे। पशुपालन से ही मतलब था और पशु की रक्षा करना काम था। मतलब जूते हुए खेत को क्या बोला जाता था? तो क्षेत्र बोला जाता था। इस बात को याद रखिएगा। और जो ये हल रेखा है, हल चलाते तो रेखा बनती है और उसके बाद इसी हल रेखा को सीता बोला जाता था, ठीक है, सीता बोला जाता था। और ये सारी चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो ये काफ़ी, मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जो चैप्टर है हाईली क्या है? फैक्चुअल है। तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ईजी होता है, लेकिन कंसेप्ट के अभाव में क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बुक को सारी रात और सारा दिन पढ़ते रह जाओगे फिर भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो बताया जा रहा है वो बहुत ही अच्छी तरह से बताया जा रहा है। आप कंसंट्रेट होकर अगर इन सारी चीज़ों को
समझोगे तो फिर हिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो ये हिस्ट्री है सिंधु घाटी सभ्यता जो बताई, उसके पहले भी जो स्टोन एज बताई और वैदिक कालीन जो भी बता रही हूँ, तो थोड़ा सा इसमें इतना ज़्यादा फैक्ट है कि आप थोड़ा सा मज़ा नहीं उतना आता है। लेकिन इसके बाद जो चैप्टर अब शुरू होगा, एक और धर्म पढ़ाऊँगी, वैदिक कालीन धर्म, उसके बाद मैं 600 BC ईसा पूर्व जब पढ़ाऊंगी आप लोगों को, यानी कि महाजनपद काल, तो उस समय से हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत मज़ा आने लगता है। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि फैक्चुअल चीज़ों को संग्रहित करते चलना है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए चलिए इसको आप समझते चलिए, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से बताया जा रहा है, बहुत डीप में जाके बता रही हूँ, इसलिए इस सारी चीज़ों को आपको करना है। ठीक है, तो देखिए फिर से एक बार रिपीट करा दूँ। जो खेत है वो खेत को क्या क्या बोला जाता था? तो उपजाऊ भूमि को उर्वरा बोलते थे, कम उपजाऊ को खिल्ले अथवा अनुपजाऊ को, जोते हुए खेत को क्षेत्र बोला जाता था, और जो हल रेखा बनती थी, हल चलाने पे जो रेखा बनती है उसको क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। अब देखती हूँ जो हल है, देखिए हल शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है? तो हल को लांगल या सिर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लांगल या सिर। और ये सारी चीज़ें पूछा जाता है आपसे। हलवाहे को क्या बोलते थे? किवास। क्या बोलते थे? किवास। किवास बोला जाता था। और बैल को क्या बोला जाता था? बैलों के माध्यम से खेत में हल चलाया जाता था, उसको ब्रिक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? ब्रिक बोला जाता था। आप लिखते चलिएगा, अपना नोट्स जरूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लिखेंगे तो चीज़ें याद हो जाती है। और खलिहान को क्या बोलते थे? खल। क्या बोला जाता था? खल बोला जाता था। और देखिए उसके बाद जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, खाद्य पदार्थ खाने का चीज़ जो है, उसको क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था शाकम या करीश। क्या? शाकम या करीश। ओके, यहाँ देखिए सिंचाई के साधन अब जानिए कि वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग वैदिक काल है उसमें सिंचाई के क्या साधन थे? तो सिंचाई के दो साधन थे। एक खनित्रमा, खनित्रमा को बोलते हैं कृत्रिम सिंचाई के साधन। क्या? कृत्रिम सिंचाई के साधन। और एक था स्वयंजा। क्या था ये? स्वयंजा। और ये यहाँ होना चाहिए था, थोड़ा सा लिखने में, तो इसको यहाँ अगर जो भी अपना नोट्स बनाए यहाँ क्लिक करें तो स्वयंजा होता था। स्वयंजा मतलब स्वयं से, मतलब अपने आप, प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या था। तो खनित्रमा का अंतर्गत था कुएं। ठीक है, कुएं। तो पूछा जाएगा ऋग वैदिक काल में कुएं का कंसेप्ट था, ये था। और इसी कुआं को क्या बोला जाता था? अवल। क्या बोला जाता था? कुआं को अवल बोला जाता था। और नहर, नहर को क्या बोला जाता था? नहर को बोला जाता था कुल्या। हालांकि उत्तर वैदिक काल में नहर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ेगा, बस यहाँ पर जानिए कि ऋग वैदिक काल में भी नहर जैसे शब्द सुनने को मिले हैं और इसको कुल्या बोला जाता था। अब देखिए खनित्रमा समझ गए, कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था, इसके तहत आपको कुएं और नहर, कुएं को अवल और नहर को कुल्या याद होना चाहिए। अब देखिए स्वयंजा, स्वयंजा मतलब प्राकृतिक रूप से, तो बादल, बादल, चूंकि बादल को पर्जन्य बोला जाता था, और बादल से क्या? वर्षा। तो ठीक है, एक वर्षा थी सिंचाई की साधन, और एक नदी, ये प्राकृतिक साधन थे। ठीक है, कई नदियों की चर्चा की गई है, आपको तो पता है, नदियों के पानी के लिए लड़ाई भी हुई है, दशराग्य युद्ध याद करना, ये सारी चीज़ों को आपको जोड़कर चलना है। तो बादल, बादल यानी कि वर्षा, वर्षा यानी कि प्राकृतिक सिंचाई, और इसी बादल को पर्जन्य बोला जाता था। तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि ऋग वैदिक काल में बादल के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पर्जन्य। क्या? पर्जन्य। और याद रखिएगा, और एक अन्य क्या था प्राकृतिक साधन सिंचाई के लिए? नदी। समझ में आ गया सिंचाई के क्या क्या साधन थे? खनित्रमा और स्वयंजा। खनित्रमा को आपको पता चल गया होगा, कृत्रिम सिंचाई व्यवस्था, और स्वयंजा मतलब प्राकृतिक सिंचाई व्यवस्था। अब देखिए ऋग वेद में दो प्रकार के जो ऋग वैदिक कालीन ग्रंथ है, वहाँ पर दो प्रकार के अन्न का चर्चा मिलता है। ठीक, एक तो यव, सिर्फ दो ही प्रकार का मिला है, एक यव और एक धान्य। धान्य का मतलब धान नहीं जिससे चावल बनता है, धान्य बोला गया है। ठीक है, तो यव का मतलब जौ होता था। क्या होता था? यव का मतलब जौ, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और धान्य का मतलब अनाज। अब कौन से अनाज, इसकी चर्चा नहीं की गई है, यानी कि बहुत सारे अनाज हो सकता है, पार्टिकुलर कोई भी धान्य इजिकल टू आपसे पूछे कि ये अनाज, तो वो गलत हो जाएगा। धान्य का मतलब कौन से अनाज था, ये इस बात का भी पता नहीं चला है, बस धान्य का मतलब अनाज याद रखिएगा। और अनाजों में दो शब्द का प्रयोग किया गया, एक यव का प्रयोग किया गया है और एक धान्य का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखिए अनाज रखने के लिए कोठार होता था। क्या होता था? अनाज रखने के लिए कोठार होता था।
आज भी ग्रीनरी होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी बताई थी। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते थे, अष्टवी बोलते थे। क्या बोलते थे, अष्टवी। याद रखिएगा, अनाज के कोठार को अष्टवी बोला जाता था। और देखिए, अनाज मापक होता था। जब अनाज हो रहा है तो अनाज मापने की भी इकाई होती थी, उसको क्या बोलते थे, उर्दर। तो जिस इकाई से अनाज को मापा जाता था उसको क्या बोलते थे, उर्दर बोलते थे। बहुत ही ज़्यादा क्या है, यहाँ पर फैक्ट मिलेगा आपको, और फैक्ट जो है पूरा बिखरा हुआ है, लेकिन मैं क्या की हूँ, आपको एक जगह इकट्ठा कर दी हूँ और इससे एक भी बाहर नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप याद करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यूपीएससी भी यहीं से पूछता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछता है आपसे। जैसे क्या पूछेगा, पूछ लेगा कि गाय को क्या बोलते थे, तो गाय को अघन्या बोलते थे। राजा को क्या बोला जाता था, गोपति बोला जाता। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत आसान। अगर आप नहीं पढ़ोगे ठीक से तो फिर वही हो जाएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने लगेगा। और फिर कुछ लोग बोलेंगे कि मुझे तो हिस्ट्री समझ में नहीं आती है, जबकि हिस्ट्री बहुत आसान है। बस क्या करना है, दिल से पढ़ते चलना है। तो अनाज मापक को क्या बोलते थे, उर्दर बोलते थे। कोठार को क्या बोलते, अष्टवी बोलते थे। अनाज जो रखने का जगह होता है उसको कोठारी तो बोलते हैं। और दो प्रकार के अन्न की चर्चा की गई है, यानी फसल की चर्चा किया, एक यौ की गई है, यौ इक्वल टू जौ होता था। और धान्य में क्या क्या फसल आते थे, इसकी चर्चा किसी भी ग्रंथ से नहीं मिलती है। बस ये याद रखना है कि फसलों में दो फसल की चर्चा है, एक यौ की चर्चा है और एक धान्य की चर्चा है। समझ में आया? अब चलो, अब देखते हैं कि पशुओं में गाय और घोड़ा को पवित्र माना जाता था। किसको, गाय को भी और घोड़ा को भी, क्योंकि घोड़ा से ही तो रथ चलता था। पवित्र माना जाता था। और व्याघ्र की चर्चा ऋग्वेद में नहीं मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहीं से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि बाघ की या बाघ से ऋग्वैदिक कालीन आर्य परिचित थे, और गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि बाघ की तो चर्चा ही नहीं है, तो फिर बाघ से परिचित कहाँ से होंगे। तो व्याघ्र की चर्चा ऋग्वेद में नहीं मिलती है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। और हाथी की चर्चा है, लेकिन पालतू जानवर के रूप में नहीं है। यानी कि हाथी की तो चर्चा है, लेकिन हाथी को ऋग्वेद में, ऋग्वैदिक कालीन जो समाज है उसमें पाला नहीं जाता था। ऋग्वैदिक कालीन बात कर रही हूँ, यही उत्तर वैदिक कालीन में पालतू जानवर बन जाएगी। लेकिन तब तक के लिए अभी आप जानिए कि ऋग्वैदिक काल में हाथी को पालतू नहीं बनाया जाता था। और व्याघ्र यानी कि बाघ से वो परिचित नहीं थे, टाइगर से परिचित नहीं थे, ओके। तो ये दोनों जो पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखती हूँ, क्योंकि अभी आपको इस जो पशुपालन का महत्व है इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन था वो क्या था, पशुपालन था। इसलिए पशुपालन से संबंधित जितने भी चीज है आपको कवर करना होगा, क्योंकि हो सकता है और हो क्या सकता है, पूछा ही जाता है मेंस में कि ऋग्वैदिक कालीन समाज के अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाले, तो सबसे ज्यादा आपको पशुपालन पे लिखना होगा, ठीक है। तो उसके बाद कृषि से लिखना है, और कृषि से संबंधित सब कुछ मैं बता दी। अब फिर से देखिए एक बार पशुपालन के बारे में, क्योंकि एक भी चीज नहीं छोड़ा गया है। तो पशुपालन का महत्व क्या क्या था, क्यों पशुओं को पाला जाता था। तो इसके लिए देखिए, एक तो यातायात के साधन के रूप में, यातायात के साधन के रूप में कैसे, जैसे बैलगाड़ी, इका गाड़ी, ठीक है। खाद्यान्न के रूप में, आपको पता है बहुत सारे पशुओं के मांस को भी लोग खाते थे, ठीक है, जैसे भेड़ बकरी। उसके बाद गाय को भी खाते थे, लेकिन प्रायः गाय को खाना निषिद्ध था, लेकिन अतिथि आने पर गाय ही बनता था, ठीक है। इसलिए अतिथि को क्या बोला जाता था, गोहन भी बोला जाता था। अब देखिए विनिमय के रूप में, विनिमय के रूप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके पास गाय है, एक आदमी के पास घोड़ा है, एक को घोड़ा की जरूरत है, दूसरे को गाय को, तो एक्सचेंज कर लेंगे, यानी कि विनिमय के रूप में भी। और कृषि में सहायता के लिए, कृषि में सहायता के लिए कैसे, हल चलाने के लिए बैलों की क्या होती थी, प्रयोग हल चलाने में किया जाता था। तो कृषि में भी क्या, सहायता के लिए। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि पशुपालन का मतलब क्या महत्व था, एक तो यातायात के साधन के रूप में, खाद्यान्न के रूप में, विनिमय के रूप में, और कृषि में सहायता के लिए, यही सारी चीजों के लिए पशुपालन का क्या था, महत्व था। अब देखिए पशुओं में, जो पशुओं का तो महत्व था ही, बहुत सारे पशुओं का महत्व था, और जैसे घोड़ा का भी था, ठीक है, रथ खींचने में, और उस बैल का भी था। और लेकिन पशुओं में गाय का सबसे ज्यादा महत्व था। क्या? गाय बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय एनिमल थी। और देखिए गाय के लिए 176 बार
गाय को 176 बार चर्चा की गई है, ठीक है। इसी से आप समझ सकते हैं कि कृषि को मात्र 24 श्लोकों में सिमटा दिया गया है और गाय के लिए, मात्र के गाय के लिए 176 बार गाय की चर्चा की गई है, ठीक है। बाकी सभी जानवरों को छोड़ दो, ठीक। अघन्या इसको बोला जाता था, गाय को, यानी कि वध न करने योग्य। अघन्या का मतलब क्या होता है? वध न करने योग्य बताया गया है। और दूसरी बात है, ये संपत्ति का द्योतक थी। क्या थी? संपत्ति का। गाय समृद्धि का परिचय थी, ठीक है। आपको रीच होने की इससे बात पता चलता था, यानी कि जिसके पास जितने गाय होती थी उससे में उनको उतना ही समृद्ध, ठीक है, धनवान, उनको संपत्तिवान समझा जाता था, ठीक है। और प्रार्थना में पुत्रों के साथ, ठीक है, जो प्रार्थना प्रेयर करते थे आर्य, वो पुत्रों के साथ क्या करते थे? गाय की भी मांग करते थे। जैसे बोलते थे कि हे भगवान, मुझे 5 पुत्र चाहिए और 100 गाय चाहिए, ठीक है, या मुझे 4 पुत्र चाहिए, मुझे 80 गाय चाहिए, काऊ चाहिए, ठीक है। तो यानी कि पुत्रों के साथ साथ गाय की भी कामना की जाती थी, ठीक। इससे आप समझ सकते हैं कि गाय कितना मतलब प्रिय एनिमल थी उस समय। अब देखिए, गाय के लिए क्या क्या पार्टिकुलर शब्द था, ये सारे यही से क्वेश्चन आते हैं और इसका प्यार जरूर रखिएगा। गोमत, जीवन की बहुत सारी अभिव्यक्तियां गाय से ही होती थी। गोमत, देखिए, गोमत का मतलब क्या होता है? धनी व्यक्ति को गोमत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पूछा जाता है तो धनी व्यक्ति को गोमत। अतिथि को क्या बोलते थे? गोहन। गोहन, गोहन का मतलब गाय के मांस खाने वाला, ठीक है। और यही जब अतिथि घर में आता था तो गाय के मांस बनता था, अदरवाइज गाय के मांस बनाना निषिद्ध था। दूरी मापने के लिए गवयतु, क्या दूरी मापने की इकाई क्या थी? गवयतु, सभी गाय से ही संबंधित है। और पुत्री को क्या बोला जाता था? दुहिता, दूध दूने वाली, निकालने वाली। और राजा को गोपति, गोपत, ये तो आपको पता ही है, ठीक। और युद्ध के लिए भी देखिए, युद्ध भी गायों के लिए ही होता था, ठीक, क्योंकि भाई क्षेत्र तो था नहीं, क्षेत्र आधारित राजनीतिक व्यवस्था कायम नहीं हुआ था, तो फिर क्षेत्र के लिए थोड़ी ही युद्ध होगा, पशु के लिए ही तो, क्योंकि अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन पशु था, तो उसी के लिए क्या होता था? युद्ध भी होता था। पड़ी नामक एक अनार्य था, वो क्या करता था कि आर्यों की गाय को चुरा लेता था और इसके लिए लड़ाई भी होती थी। और युद्ध के लिए क्या? गविष्ठ, गविष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है। गविष्ठ, गेसु, गव्य और गम्य, इस 4 शब्दों को याद रखिएगा, ये युद्ध से संबंधित है, ठीक। और समय माप की क्या इकाई थी? गोधूली। क्या थी? गोधूली। देख रहे हैं गाय से गाय की कितनी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा है कि इससे ही सारी अभिव्यक्तियां की जा रही है, जीवन की जितनी भी अभिव्यक्तियां हो रही है ये गाय से संबंधित है। मैं समझती हूँ, समझ में आया। नेक्स्ट देखती हूँ। दूसरा प्रमुख पशु क्या था? घोड़ा था। तो कभी भी आपसे यूपीएससी पूछेगा कि ऋग वैदिक कालीन प्रमुख पशु, ठीक है, घोड़ा था, या ऐसे पूछते तब तो घोड़ा चलेगा, लेकिन ऐसे पूछते कि ऋग वैदिक काल में घोड़ा सबसे ज्यादा प्रमुख पशु था, तो गलत हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि गाय है, मैं बार बार बता रही हूँ। दूसरा प्रमुख पशु क्या था? घोड़ा था, याद रखिएगा। और क्यों भाई? क्यों था ये प्रमुख? तो रथ में इसका उपयोग होता था। किस में उपयोग होता था? तो रथ में उपयोग होता था। अब देखिए, अन्य पशुओं में भी आपको जानना चाहिए। अन्य पशुओं में क्या था? तो बैल था, भेड़, बकरी, कुत्ता, ऊंट, ठीक है, इत्यादि। मैं पशुपालन को बहुत ही अच्छी तरह से कवर करा दी और इसलिए डीप में जाकर कराई क्योंकि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख अर्थव्यवस्था के साधन क्या थे? पशुपालन, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा शिल्प और उद्योग धंधा के बारे में, क्योंकि अर्थव्यवस्था के तो कई अंग होते हैं ना, तो सभी को देखना है। तो शिल्प और उद्योग धंधा देखते हैं। तो देखिए, वस्त्र उद्योग था उस समय, और वस्त्र उद्योग तो था, लेकिन इस बात को कभी गलती मत कीजिएगा, वो कपास का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। यानी कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य क्या कपास से परिचित नहीं थे। और बताओ, क्या सिंधुवासी के लोग कपास से परिचित थे? ये सिंधु ही वासी प्रथम बार कपास के बारे में क्या उनको जानकारी मिली थी। सिर्फ उनको परिचय ही नहीं था, बल्कि इंडस पीपुल इज द फर्स्ट टू नो क्या? कॉटन, ओके। तो कपास का ज्ञान था सिंधुवासी को, कपास का ज्ञान नहीं था वैदिक कालीन आर्यों को। इस बात को जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वस्त्र उद्योग के माध्यम से हो सकता है यूपीएससी आपको फंसा दे, ठीक है, कि वो सूती वस्त्रों से परिचित थे। कपास का ज्ञान नहीं था, ठीक है, लेकिन ऊन का ज्ञान था। क्या? ऊन का ज्ञान था। और इसी ऊन को क्या बोला जाता था? उड़ना। क्या बोलते थे? उड़ना। और कपड़ा बुनने का कार्य नारियां करती थी। तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट है,
हर पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कपड़ा बुनने का कार्य जो था पुरुष द्वारा नहीं किया जाता था, नारियां करती थी, यानी महिलाएं करती थी। और जो कपड़ा बुनने का काम करती थी उसको क्या बोला जाता था? सीरी। सीरी शब्द याद रखिएगा, कपड़ा बुनने वाली महिला को क्या बोला जाता था? सीरी बोला जाता था। अब देखते हैं किस प्रकार के उद्योग थे। तो विभिन्न प्रकार के उद्योग थे। धातु उद्योग था, यस। चमड़ा उद्योग, पशुओं के खाल निकाला जाता था। और कुंभकारी था, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना। बढ़ईगिरी, लकड़ी के सामान बनाना। बुनाई उद्योग भी था, ठीक है, नारियां करती थी बुनने का कार्य। और सूत उद्योग भी था। और सूत काटने का जो मशीनरी था, करघा था। और इसी करघा को क्या बोलते थे? तसर। यही पूछा जाता है आपसे कि सूत काटने का जो मशीन था उसका क्या नाम था? तो तसर। या करघा को क्या बोला जाता था ऋग वैदिक काल में? तो तसर। याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखती हूँ, अब देखिए शिल्पियों में क्या क्या। शिल्पी का भी थोड़ा नाम जानिए। कई प्रकार के शिल्पी थे। तो जो चमड़ी का काम करने वाले को क्या बोला जाता था? चर्मन। क्या बोला जाता था? चर्मन। जुलाहे को क्या? तंतुआय, ठीक है, जुलाहे को तंतुआय बोला जाता था। और लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, जो लकड़ी का काम करने वाला तो बढ़ई, आज भी बढ़ई बोलते हैं, कारपेंटर। और उस समय इसको क्या बोला जाता था? तक्षण। याद रखिएगा, ऋग वैदिक काल में तक्षण से क्या आशय था? तो बढ़ई का काम करने वाला, ठीक है, बढ़ईगिरी का ये काम करने वाला को तक्षण कहा जाता था। अब देखिए धातु, ये जो धातु है, आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे। कौन कौन? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप फंस जाते हो, इसलिए ये सारी चीज देखते चलो। आर्य मुख्यतः 3 धातु, क्या? 3 धातुओं का प्रयोग करते थे। किसका? तो सोना का बिल्कुल करते थे, तांबा का भी करते थे, और कांसा का करते थे। लोहा का नहीं करते थे, याद रखिएगा। लोहा का उत्तर वैदिक काल में प्रयोग होगा, लेकिन वैदिक काल के तहत जो अभी आप ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हो, यहाँ पर लोहा का प्रयोग नहीं होता था। और जरूर आप इसे याद रखना। मात्र 3 धातुओं से परिचित थे, सोना से थे, तांबा से थे, और कांसा से थे। अब क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा से परिचित थे? हाँ बिल्कुल थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को तो कांस्य युगीन सभ्यता ही कहते हैं। तो क्या करना है, बीच बीच में तुलना भी करते चलना। तांबा से थे, हाँ थे, क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर ही क्या किया जाता है? कांसा बनाया जाता है। तो इंडस वैल्यू बिल्कुल थे। तो बीच बीच में आपको रिवाइज भी करते चलना है जब अपना प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, अब देखो सोना से भी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, तो इसको भी देख लेना और यहाँ भी तुलना कर देना। अब देखो अयस, एक अयस शब्द मिलेगा जब ऋग वैदिक कालीन आप अर्थव्यवस्था पढ़ोगे तो। और देखो यहाँ पर जो अयस शब्द है, यहाँ तांबे या कांसे का द्योतक है। याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि अयस शब्द का अभिप्राय क्या है। तो अयस शब्द का पर्याय यहाँ या तो तांबे ऑप्शन में दिया रहेगा, या तो कांसे दिया रहेगा, या दोनों दे देगा। यूपीएससी का करेगा तांबे, दूसरा ऑप्शन में देगा कांसे, और लास्ट में जो फाइनल ऑप्शन बनाएगा आपसे पूछ देगा तांबे और कांसे दोनों। तो तांबे और कांसे दोनों, कहीं कहीं अयस का मतलब तांबे लगाया गया है, कहीं कहीं अयस का अर्थ कांसे लगाया गया। तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ लिख दी हूँ क्योंकि इससे भी आपको याद रहेगा कि सोना का ज्ञान था, बिल्कुल था। चांदी का ज्ञान नहीं था, ये भूल के भी गलती मत कीजिएगा कि चांदी का ज्ञान था। चांदी का ज्ञान नहीं था, ठीक ना। यानी कि वैदिक कालीन आर्य चांदी से परिचित नहीं थे। और लोहा, जो लोहा है, तो ऋग वैदिक आर्य को लोहा का ज्ञान नहीं। यानी कि ऋग वैदिक आर्य बोल रही हूँ, उत्तर वैदिक नहीं। ऋग, क्योंकि वैदिक काल के तहत 2 पाठ सब पढ़ोगे ना, एक ऋग वैदिक कालीन आर्यों की आर्थिक जीवन पद्धति, एक उत्तर वैदिक कालीन आर्यों की जीवन पद्धति। तो जो ऋग वैदिक कालीन आर्य थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन हो जाएंगे, ठीक है। चलो धातु में भी पता चल गया किन किन धातुओं से परिचित थे। अब देखो चिकित्सा के क्षेत्र में भी जान लो, चिकित्सा उद्योग के मतलब क्या स्थिति थी उस समय। तो ऋग्वेद में चिकित्सक के लिए भीषक शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी पूछा जाता है कि भीषक शब्द का आशय क्या है। तो चिकित्सक, वैद्य, डॉक्टर। ओके, तो ऋग्वेद में चिकित्सक के लिए भीषक शब्द का प्रयोग मिलता है। और जो अश्विन देवता को भीषक कहा जाता था, तो जो अश्विन जो देवता है, कई प्रकार के देवता थे ना ऋग्वेद में, अग्नि, इंद्र, ये
तो ये एक उसमें अश्विन भी थे, वरुण थे, ठीक है। तो अश्विन देवता को भीषक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीषक। वे अंधे को नेत्र एवं पंगु को गति प्रदान करते थे। ये इतने इंपॉर्टेंट देवता थे कि देखो, ये जिसका नेत्र नहीं था, अंधे को ज्योति देते थे। और एक पराब्रीज नामक व्यक्ति था। कौन? पराब्रीज नामक व्यक्ति था। वो अंधा हो गया था, अपने दृष्टि को खो दिया था, तो इसको ये नयन प्रदान किए थे। क्या प्रदान किए थे? नयन प्रदान किए थे। याद रखना, उदाहरण भी देते चलना है आपको। पराब्रीज आसान है, याद हो जाएगा। चीजें कई बार आप करोगे तो मजा आएगा। और जो पंगु यानी कि जो डिसेबल्ड हो जाता था, जैसे किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, अथवा किसी कारणवश से क्या हो गया, वो डिसेबल्ड हो गया, तो उसको ये क्या करते थे? अंग भी प्रदान करते थे। तो एक विश्वपाल नामक व्यक्ति था, और ये लड़ाई जब हुआ था, युद्ध जब हुआ था, तो ये अपना पैर खो दिया था। क्या कर दिया था? पैर खो गया था, यानी कि इसका पैर कट गया था। तो ये जो अश्विन देवता थे, इसको कृत्रिम पैर लगाए थे। क्या लगाए थे? कृत्रिम पैर लगा के इसको पैर प्रदान किए थे और फिर से चलने लायक बनाए थे। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है अश्विन देवता। यही भीषक डॉक्टर कहलाते थे उस समय। और एक च्यवन ऋषि की कहानी आप जरूर सुने होंगे कि जिसे च्यवन ऋषि यानी कि च्यवनप्राश जो बनता है, तो जो च्यवन ऋषि है ये पुनः जवान बना दिए थे। कौन? ये बुजुर्ग हो गए थे और इनको पुनः जवान अश्विन देवता ने ही बनाया था। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जरूर याद रखना। ओके, अब चलती हूँ ये देखने कि इस युग में, नोट करके एक लिखी हूँ चीज़, इसको जरूर याद रखना कि इस युग में चिकित्सक जो है, यानी कि डॉक्टर जो है, वैद्य जो है, चिकित्सक उस समय वैद्य बोला जाता था। तो ये जो वैद्य है, ये औषधि के साथ साथ, यानी कि दवा के साथ साथ जादू टोना का भी प्रयोग करते थे, यानी कि अंधविश्वास कायम था। इस बात को भी याद रखना कि डॉक्टर साहब भी क्या करते थे? जादू टोने का प्रयोग करते थे। ओके, आई थिंक क्लियर। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम कृषि बता दी आपको, पशुपालन बता दी, शिल्प बता दी। अब क्या जानोगे? वाणिज्य और व्यापार। ये सभी क्या है? अर्थव्यवस्था के अंग है, और इन सारी पॉइंट्सों को लिखना है मेंस में। अब देखो, वाणिज्य और व्यापार। अब आप ही बताओ कि पशुपालन समाज है, पशुचारणी अर्थव्यवस्था है, तो क्या वाणिज्य व्यापार व्यापक स्तर पे होगा? नहीं ना हो सकता है, सीमित मात्रा में होगा, क्योंकि भाई परमानेंट सेटलमेंट नहीं है अभी। जब अभी अस्थायी जीवन पद्धति वो नहीं जी रहे हैं, कबीलाई जीवन पद्धति है, इधर से उधर घूम रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीमित मात्रा में वो क्या करेंगे? सीमित मात्रा में वाणिज्य व्यापार था। प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में क्या था? कपड़ा था, चादर था, और खाले थी, जानवरों की खाले निकाल कर इससे चीज बनाई जाती थी। तो ये याद रखना कि प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में चादर और खाले। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जो वाणिज्यिक गतिविधियां थी, व्यापारिक गतिविधियां थी, वो सीमित मात्रा में थी। अब देखिए, पड़ी नामक व्यापारी का भी चर्चा है। जब आप लिखोगे कि कैसे हमें पता चलता है भाई कि वाणिज्य व्यापार था ऋग्वैदिक कालीन में, तो चूंकि पड़ी नामक एक व्यापारी की चर्चा मिलती है, और वो क्या करता था? आर्यों का शत्रु था। क्यों शत्रु था? क्योंकि वो क्या करता था कि आर्यों की गायों को चुरा लेता था। क्या करता था? आर्यों की गायों को चुराता था। और चूंकि ये बहुत समृद्ध था, ऐसा नहीं था कि वो गरीब था, वो समृद्ध था, बावजूद आर्यों की गायों को चुराता था, ठीक है। तो इससे इस पड़ी नामक आर्य की, अनार्य की चर्चा करना है आपको। और क्यों करना है? जब भी आप व्यापारिक गतिविधियां लिखोगे तो लिखोगे चूंकि हमें ऋग्वैदिक काल से वाणिज्य व्यापार का भी साक्ष्य मिलता है, चूंकि पड़ी नामक एक व्यापारी की चर्चा है ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथों में, जिसको ये बताया गया है कि वो समृद्ध होने के बावजूद भी क्या करता था? आर्यों की गायों को चोरी करता था। ओके, बस याद रखना कि वाणिज्य व्यापार सीमित मात्रा में थी। अब देखते हैं विनिमय की वस्तु। विनिमय मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करके, ठीक है। मतलब आपके पास जैसे मान लेते हैं कि चावल है, किसी के पास पल्स नहीं है, दाल नहीं है, तो दोनों की जरूरत है एक दूसरे की, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो विनिमय प्रणाली में क्या था? मुद्रा का प्रयोग। मुद्रा का प्रयोग नहीं था, मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, कि कभी मुद्रा जो थी वो डेवलप नहीं हो पाई थी अच्छी तरह से, मतलब रेगुलर कोई करेंसी नहीं था, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली आपको बताई, बार्टरी एक्सचेंज करते हैं इसमें, इस प्रणाली के तहत। और इसके तहत 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस था, 3 चीज़ों को ज़्यादा एक्सचेंज किया जाता था। देखो कौन कौन? एक तो घोड़ा, एक गाय, और ये विनिमय के साधन थे, और एक निष्क। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास घोड़ा है, दूसरे के पास गाय है,
आपके पास बहुत ज़्यादा घोड़े हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा, तो एक दूसरे को गाय की ज़रूरत है, एक दूसरे को घोड़े की ज़रूरत है, तो एक्सचेंज कर लेंगे, गाय देकर घोड़े ले लेंगे, घोड़े देके गाय ले लेंगे, दोनों का काम चल गया। चलो, एक निष्क है, तो देखिए निष्क का क्या अर्थ होता था, तो दो अर्थ लगाए गए, एक सोने का ढेर और दूसरा सोने का आभूषण। ठीक है, तो कभी भी पूछेगा, आपसे पूछा भी जाता है कि इसमें निष्क का क्या एक मतलब है, तो सोने का ढेर देगा तो इसमें आप टिक कर देना, या आभूषण देगा तो भी हो जाएगा। निष्क के मतलब गले का हार भी अर्थ लगाया गया है, तो यानी कि सोने की ज्वेलरी के रूप में भी निष्क का अर्थ लगाया जाता है। और निष्क विनिमय की वस्तु में 3 चीज़ों को याद रखना, घोड़े, गाय और निष्क। अभी नियमित सिक्के विकसित नहीं हुए थे, अभी रेगुलर सिक्के नहीं थे जो कॉइन्स थे, तो इसलिए एक निष्क नामक जो था चीज, उसको सोने का ढेर के रूप में देखा गया अथवा आभूषण के रूप में देखा गया है। ठीक है, और इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट, यानी कि उस समय मनी लैंडरिंग सिस्टम भी थी, ऋण दो और बदले में ब्याज लो, तो इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बैंक नोट बोला जाता था। अब इस तरह से आप जो ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी डिटेल में बताया गया। और अब मैं देखती हूँ कि उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन क्या थी, तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप ऋग्वैदिक कालीन पढ़ लिए हो तो तुलनात्मक रूप से इसको फटाफट करते चलेंगे। तो सबसे पहले जानो कि उत्तर वैदिक कालीन टाइम पीरियड क्या है। मैं हर जो भी लेक्चर लेती हूँ टाइम पीरियड को लिखती हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। तो ऋग्वैदिक कालीन तो आपको पता है कि 1500 से लेकर क्या था 1000 BC तक, और उसके बाद जो उत्तर वैदिक कालीन आएगा तो 1000 से लेकर ये 600 BC तक के टाइम पीरियड को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इस काल के समय में मतलब इस समय के दरमियान में जो आर्थिक गतिविधियाँ अपनाई गई उसको आर्थिक जीवन पद्धति के रूप में जानेंगे, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन पद्धति। तो देखो इस समय क्या होगा, इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अब इस समय कृषि जो होगा वो प्रमुख बन जाएगा अर्थव्यवस्था के साधन। अब कृषि अर्थव्यवस्था के प्रमुख साधन के रूप में जाना जाएगा। और उस समय क्या थी, ऋग्वैदिक में पशुपालन बताई थी, तो प्रमुख पेशा हो गई। क्यों हो गई भाई? तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीज़ अचानक प्रमुख हो जाएगा, उसके पीछे तो बहुत बड़ा रीजन होता है। तो इसके लिए देखो 2 कारण थे। कौन कौन कारण थे? तो एक क्षेत्र आधारित जनपद का उदय हो गया। जब मैं आप लोगों को वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था बताई थी तो मैं बोली थी कि अब राजा भूपति बन गए थे उत्तर वैदिक काल में, तो यानी कि क्षेत्र हड़पने की अब होड़ लग गई थी। ठीक है, और जनपद का उदय हो रहा था। जन से क्या बनने लगा था? जनपद बनने लगा था। ठीक है, कई तरह के मैं बताई थी आपको जन, कई जन याद होगा कम से कम, कई जन याद रखना। उसके बाद पंचाल जनपद, कई जनपद, इसकी चर्चा की थी ना। तो यानी कि जनपद का तो अब बड़े बड़े क्षेत्रों की होड़ लगने लगी थी। और दूसरा क्या था, कृषि के प्रमुख पेशा बनने का लोहे का ज्ञान हो गया था। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों को लोहे का ज्ञान हो गया था। क्या ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को लोहे का ज्ञान था? नहीं था। कितने धातुओं का ज्ञान था? 3 ही का था। कौन कौन था? सोना था, तांबा था और कांसा था। लेकिन यहाँ पर एक बढ़ गया है, क्या? तो लोहे का ज्ञान हो गया। तो इससे क्या होगा कि अब कृषि प्रमुख पेशा होगी। भाई देखो क्या क्या फायदा होगा। तो क्षेत्र विस्तार की होड़ लगी और इससे जनपद का निर्माण हो रहा था और लोहे का ज्ञान। अब लोहे के ज्ञान से भाई क्या क्या फायदा हुआ? तो देखो लोहे के हल से गहरी जुताई संभव हुई। ठीक है, लोहे के जो औजार बनाए गए तो उससे क्या हो गया कि गहरी जुताई होती थी। और दूसरी बात क्या कि लोहे के कुल्हाड़ी से क्या किया जाता था कि जंगलों को साफ कर लिया जाता था। बहुत मतलब ज़्यादा जो घनघोर जंगल था उसको साफ करके खेत बनाया जाने लगा। तो जब खेत बनाया जाने लगेगा तो आप बताइए कब कृषि अधिशेष होगा कि नहीं? उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगी। जब उत्पादन होगा तो ये कृषि क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट अंक बनेगा इकोनॉमिक के लिए। और जब कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी तो लोग अस्थायी जीवन की शुरुआत करेंगे, क्योंकि कृषि जब आप करोगे तो खेतों की रक्षा के लिए तो एक ही जगह रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलो 10 गाय रखे हो, 10 गाय को लेकर कहीं और चले, ये कहानी तो थी नहीं। तब चूंकि जब कृषि होगा, कृषि अर्थव्यवस्था के मुख्य अंग बनेगी, तो अब एक जगह रहना पड़ेगा। तो इसलिए अस्थायी जीवन की भी शुरुआत हो गई।
और भूमि जो है निजी संपत्ति बनते चला गया। क्या? भूमि निजी संपत्ति, यानी कि अब भूमि को समृद्धि का द्योतक समझा जाने लगा। और उस समय क्या था समृद्धि का द्योतक? गाय, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गाय रहेगी तो क्या होगा? आप धनवान कहलाएगा। और इस समय भूमि, यानी कि राजा अब छत्रपति कहला रहा है, भूपति कहला रहा है, तो जो भूमि है भाई संपत्ति का द्योतक बन चुकी है और ज्यादा से ज्यादा भूमि हड़पने की होड़ लग गई। क्लियर? अब देखो क्यों कृषि का महत्व बढ़ा, तो मैं आप लोगों को बताई। एक क्षेत्र आधारित जनपद का विकास और लोहे का ज्ञान। भाई लोहे का ज्ञान हुआ तो क्या क्या फायदा हो गया कृषि को? तो एक तो जुताई संभव हुआ, गहरी जुताई, और दूसरी बात है लोहे के कुल्हाड़ी से जंगलों को साफ करके अधिक से अधिक खेत बनाया गया। अब चूंकि उत्पादन अधिशेष हो गए, माने ज्यादा उत्पादन होगा, और ज्यादा उत्पादन होगा तब अस्थायी जीवन पद्धति होगी, और अस्थायी जीवन पद्धति होगी तो भाई भूमि क्या हो जाएगी? निजी संपत्ति का विषय वस्तु बनती चली जाएगी, क्योंकि अब समृद्धि का द्योतक हो जाएगी। चलो अब देखो कृषि, कुछ अब फैक्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि फैक्चुअल चीज तो है ही है, जो वैदिक कालीन है वो फैक्चुअल चैप्टर है। तो अथर्ववेद में पृथ्वीवेन, ये पूछा जाता है आपसे, पृथ्वीवेन नामक एक व्यक्ति था के बारे में कहा गया है कि इन्हीं के द्वारा कृषि और हल को जन्म दिया गया। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि कृषि भारत के प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन है या भारत के प्रथम कृषि इंजीनियर कौन है, तो आप क्या बताओगे? पृथ्वीवेन। क्यों? क्योंकि इन्हीं के द्वारा हल और कृषि को जन्म, यानी कृषि कैसे करना चाहिए, कृषि पद्धति में किन किन चीजों को अपनाना चाहिए, तो यही बताए थे। इसीलिए इनको भारत का प्रथम कृषि वैज्ञानिक अथवा भारत का प्रथम कृषि इंजीनियर के रूप में जाना जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन? तो पृथ्वीवेन। अब देखिए अथर्ववेद में अतिवृष्टि, यानी कि बहुत ज्यादा वर्षा, अनावृष्टि, हानिकारक जंतुओं आदि से फसलों की रक्षा के लिए तंत्र मंत्र की बात की गई है। देखो कृषि कितना इम्पोर्टेंट होते जा रहा है, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट होते जा रहा है, तभी तो चर्चा की गई है। और 1 मिनट, ओके, तो तंत्र मंत्र बताया गया, यानी कृषि के मतलब फसल को उपजाऊ बनाने के लिए, घर में अच्छी तरह से आने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, ठीक। और देखो सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में, क्या सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि के लिए समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। पूछा जाता है कि वैदिक कालीन किस ग्रंथ में कृषि संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण। किसमें? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? सामवेद का है, ठीक है ना, पढ़ा चुकी हूँ, सारा संहिता है, तो इसको प्रैक्टिस करते रहना तभी जाके वो आपका होगा। तो समस्त प्रक्रियाओं का वर्णन है। अब देखो कैसे वर्णन है भाई, तो जुताई, खेत को जुतते हैं ना तभी तो फसल लगाएंगे, तो जुताई, जुताई को क्या बोला गया है? कृषण। बुआई, बुआई को क्या बोला गया है? वपंत। कटाई को क्या बोला गया है? लूलंत। और मड़ाई को क्या बोला गया है? मृणांत। क्या बोला गया है? मृणांत बोला गया है। अब फिर देखो एक और ग्रंथ में काठक संहिता, काठक कपिस्टल, ये सब पढ़े हो? किसका है ये संहिता काठक? ये आपको बताना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना, तभी जाके आप वीडियो देखोगे पिछला, और जब तक नहीं देखोगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो काठक संहिता में क्या है? 24 बैलों द्वारा खेत जुताई की चर्चा की गई है, ठीक है, 24 बैलों द्वारा खेत जुताई की चर्चा की गई है। और अथर्ववेद में, जो अथर्ववेद है, इसमें 6 से 12 बैलों द्वारा खेत जुताई की साक्ष्य मिलता है। तो ये 24 बैलों और 6 या 12 बैलों द्वारा खेत क्यों जोता जा रहा है? इसलिए ताकि खेत को ठीक से जुताई हो पाए, गहरी जुताई हो पाए, ज़्यादा फोर्स के साथ जुताई हो पाए। और ऐसा क्यों? क्योंकि कृषि महत्वपूर्ण अंग बन गई है अर्थव्यवस्था के लिए, और अधिक से अधिक उत्पादन हो, ठीक। अब देखो तैत्रीय संहिता, ये सारे संहिता को याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो संहिताओं से ही तो ज्ञान हो रहा है कि क्या क्या हो रहा है उस समय अर्थव्यवस्था में। तो तैत्रीय संहिता के अनुसार वर्ष में 2 फसलें होती थी। क्या? 2 फसलें होती थी। अर्जुवेद में चावल की 5 किस्मों की चर्चा है। अर्जुवेद जो है उसमें चावल की 5 किस्मों की चर्चा है। और इससे चावल को देखो महाव्रीहि, कृष्णव्रीहि, शुक्लव्रीहि, आशुधान या हायन कहा जाता था, ठीक है। अतरंजी खेड़ा नामक एक जगह है, तथा हस्तिनापुर जो मेरठ है,
उस समय हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। तो हस्तिनापुर से और अतरंजी खेड़ा जो एटा में जो है, एटा नामक एक जगह यूपी के एक जिला है, तथा हस्तिनापुर से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो पूछा जाता है आपसे ये कि अतरंजी खेड़ा किस जिला में है, तो एटा, आधुनिक एटा यूपी, हस्तिनापुर आधुनिक मेरठ, तो यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। और पूछा जाता है कहाँ से चावल के साक्ष्य, तो अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर याद रखना। और तैत्तिरीय संहिता से ही क्या ज्ञान होता है कि बहुत सारे अनाजों की चर्चा की गई है इसमें तैत्तिरीय संहिता में, जैसे उड़द का चर्चा है, ठीक है, तिल का चर्चा है, मांस का चर्चा है। मांस को मासक भी बोलते थे उस समय। मासक मतलब उड़द या मूंग, इसका अर्थ लगाया जाता था। मसूर, जो मसूर के दाल खाते हैं, उस समय भी लोग जानते थे इसके बारे में। आदि फसलों की चर्चा है किससे भाई, तो तैत्तिरीय संहिता से। चूंकि मैं कृषि को बहुत डीप में बता रही हूँ, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ आपको। क्यों? क्योंकि कृषि इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो उत्तर वैदिक कालीन के लिए। इसलिए सारे जो ये जितने भी संहिताएं हैं, जितने भी संहिताओं में कृषि संबंधित गतिविधियों की चर्चा की गई है, मैं एक भी नहीं छोड़ रही हूँ, सबको डिटेल में करा रही हूँ। इसलिए प्लीज़ आप इसको करते चलो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। देखो, वाजस्नेयी संहिता है, एक वाजस्नेयी संहिता है, और सारे संहिता में बताई हूँ किस किस वेद का है, ये भी आपको आना चाहिए। पूछा जाता है वाजस्नेयी संहिता किसका है, अर्जुवेद का है, ठीक ना। तो इसको प्रैक्टिस करते चलना, ये भी पूछ लिया जाता है वाजस्नेयी संहिता किसका क्या है, कि मतलब किस वेद से संबंधित है, तो अर्जुवेद से है। में गेहूं के लिए गोधूम शब्द का उल्लेख मिलता है। क्या? गेहूं को गोधूम पूछा जाता है, गेहूं के लिए किस शब्द का, तो गोधूम। अब देखिए इसके अलावा कुछ प्रमुख फसलें, अब देखिए प्रमुख फसलें देख लीजिए, जैसे इनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। तो गेहूं को क्या बोला जाता था, तो गेहूं को गोधूम बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गोधूम। चावल को ब्रीही, मूंग या उड़द को मासक बोला जाता था, याद रखिएगा, पूछा जाता है। सरसों को क्या बोला जाता, सारिशका। उस समय सरसों को क्या बोला जाता था, सारिशका। धान को शाली बोला जाता था, शाली। और जौ को यौ बोला जाता था, जो कि आपको पता है, ठीक है। तो आप एक तुलना कीजिए ऋग्वेद में जो बताई थी कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में सिर्फ 2 फसलों की चर्चा हुई थी। एक किसकी हुई थी, एक यौ की हुई थी और एक धान्य की हुई थी। और यौ का मतलब जौ लगाया जाता था, और धान्य का मतलब कौन कौन फसलें थी ये पता नहीं चल पाया था उस समय। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी फसलों की जानकारी हो गई है। कई जगहों से भी फसल साक्ष्य में भी मिल रहे हैं, अंतर जखेड़ा, हस्तिनापुर, अंतर आया ना, तो इन अंतरों को भी पढ़ना है। तुलना भी आप कीजिएगा कि उस समय मात्र 2 फसलों के बारे में जानकारी थी, एक यौ की जानकारी थी, एक धान्य की। धान्य मतलब बहुत सारे अनाज होता होगा, क्योंकि इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर स्पष्टतः कई प्रकार के अनाजों की चर्चा होने लगती है। जैसे गेहूं को गोधूम, चावल को ब्रीही, मूंग को माशक, सरसों को सरिष्का, धान को साली, जौ को यौ इत्यादि के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है। अब देखिए फसल के बारे में आप जान गए। अब सिंचाई के साधन के रूप में देखिए, तो यहाँ भी सिंचाई के साधन में आपको 2 ही साधन मिलेगा, एक स्वयंजा मिलेगा, और स्वयंजा का मतलब प्राकृतिक साधन, और एक खनित्रमा मिलेगा, क्या, यानी कि कृत्रिम साधन। अब देखिए स्वयंजा मतलब वर्षा जल और नदी जल। अब उस समय बादल को क्या बोला जाता था, ऋग्वेद में पर्जन्य बोला जाता था, ठीक है। कुआं, यहाँ भी कुआं से सिंचाई होगी, और तालाब से भी सिंचाई होगी, और नहर से भी, मतलब नहर तो कुल्या, नहर को यहाँ कुल्या, वहाँ भी कुल्या के रूप में नहर जाना गया है। तो खनित्रमा, कुआं, तालाब, नहर, तो सिंचाई के साधन वही है। अब देखो फसलें में, देखो जो फसलें हैं इसके बारे में 2 चीज़ जानना इम्पोर्टेंट है। एक कृष्टि पक्ष है और एक अकृष्टि पक्ष। फसलों को 2 रूप में जाना जाता था, एक कृष्टि पक्ष, एक अकृष्टि पक्ष। कृष्टि पक्ष में मतलब खेत में जुताई के बाद प्राप्त फसल होता था। खेत में देखो पहले जुताई करते हैं, फिर उसके बाद बुआई करेंगे, उसके बाद कटाई करेंगे, फिर मड़ाई करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, फसल घर में आ जाएगा। तो खेत में जुताई के बाद जो प्राप्त फसल है उसको कृष्टि पक्ष फसल बोलते थे। और एक था अकृष्टि पक्ष फसल। क्या था, अकृष्टि पक्ष फसल, यानी बिना जुताई के फसल। बिना जुताई के फसल क्या हो सकता है भाई, तो अर्थात जंगली फसलें। तो उस समय जंगली फसलें भी हुआ करती थी। जैसे मेरठ में क्या हुआ था कि मेरठ जो जगह है, जो वर्तमान में उस समय जो हस्तिनापुर था, तो वहाँ से क्या जंगली गन्ना का साक्ष्य मिला था। क्या मिला था, जंगली। बहुत सारे जंगली चावल भी मिले थे उस समय। तो यानी कि उस समय दोनों फसलें थी। ये पूछ लेगा आपसे यूपीएससी के आर्य केवल क्या करते थे कि स्वयं से फसलें उगाते थे,
जंगली फसलों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी, तो ऐसी बात नहीं है, उस समय जंगली फसलों के बारे में भी वो जानते थे। एक तो कृष्टि पक्ष, एक अकृष्टि पक्ष, और जंगली फसलें को ही क्या बोला जाता था, अकृष्टि पक्ष बोला जाता था। एक चीज़ और देखो कि जो छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है ना, छांदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष का वर्णन मिलता है, तो उस समय अकाल भी पड़ता था, ठीक है। और इस काल भूमिदान की चर्चा नहीं मिलती, यानी कि इस काल में ना भूमिदान की चर्चा नहीं, भूमिदान का मतलब होता है दूसरे को दान देना, भूमि को, की चर्चा नहीं मिलती है। क्यों भाई? तो यह तथ्य भावना विश्वकर्मा नामक राजा की कहानी से ज्ञात होता है। भावना विश्वकर्मा नामक एक राजा थे, ठीक है, और वो एक ब्राह्मण पुरोहित को भूमि दे रहे थे, और भूमि ही क्या किया, उनके ब्राह्मण के साथ जाने से मना कर दिया। एक कहानी है, ये जो भी है मिथक है, बस ये जानना है कि वैदिक कालीन जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में, कि भावना विश्वकर्मा नामक राजा ने अपने पुरोहित, मतलब ब्राह्मण पुरोहित को भूमि दान में देना चाहे थे यज्ञ के बदले में, लेकिन भूमि ने ही क्या कर दिया कि नहीं नहीं, मैं इनके साथ नहीं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो यानी कि भूमि दान की उस समय चर्चा, मतलब उस समय मतलब प्रथा नहीं थी, ठीक। अब देखो एक चीज़ और बताऊँ, मैं बताई थी ना कि इस समय कृषि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस काल के लिए, तो उत्तर वैदिक कालीन के लिए। देखिए कैसे, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्मा है। किस उपनिषद में कहा गया है? अन्न ही ब्रह्मा है, तैत्तिरीय उपनिषद में पूछा जाता है, ठीक। और राजा जनक द्वारा हल चलाया गया था, क्या बात थी, देख लो उसमें राजा भी क्या करते थे कि खेती करते थे, कितना समृद्धि की बात है। और आज देखिए क्या स्थिति है, आज कृषि को निकृष्ट दृष्टि से देखा जा रहा है। आज भी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है कि कृषि को समृद्धि, मतलब समृद्धि का द्योतक समझा जाए। क्यों? क्योंकि आज कृषि को उपेक्षित नज़रिए से देखा जा रहा है। तो आज संकट है रोजगार की, ठीक है, बेरोजगारी की। अगर हम वैदिक कालीन सभ्यताओं में देखें तो उस समय राजा द्वारा मतलब हल चलाया जा रहा है, भगवान द्वारा, जो इंद्र को उस समय ईश्वर ही माना जाता था, प्रमुख देवता थे, और इनको सुनासिर कहा, इनको हलवाहा के रूप में देखा गया है, यानी कि हल चलाने के रूप में। तो कृषि जो थी बहुत समृद्ध की विषय वस्तु थी उत्तर वैदिक काल में, और राजा हल चला रहे हैं। और आज कितनी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है, वर्तमान में चिंता, और ये चिंतनीय विषय है, लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। एक जो कम पैसे में जो शहर में कमाता है और एक दिन रात परिश्रम करता है खेत में, उस दोनों में तुलना किया जाएगा तो जो किसान है उसको लोग मतलब हे दृष्टि से देखते हैं। और यही बात है कि आज रोजगार संकट है, ज़रूरत है कृषि को रोजगार की विषय वस्तु बनाने की। प्रत्येक आंगन में इससे क्या होगा, रोजगार आएगा, रोजगार की संकट दूर होगी। तो जब भी आप मेंस लिखना तो इन सारी चीज़ों को भी चर्चा करना कि देखिए उस समय राजा क्या करते थे, हल चलाते थे। राजा जनक की चर्चा कर देना, भगवान इंद्र की चर्चा करना कि उनको हलवाहा कहा गया, और आज इसको किस तरह से उपेक्षा के दृष्टि से देखा जाता है। आज भारतीय किसान के लिए आज संविधान खामोश है, देश की संसद खामोश है, दम तोड़ रहे हैं, और इनके लिए क्या है, सभी जो भी संस्थाएं हैं अपना मुंह बंद किया हुआ है। जबकि उस समय क्या स्थिति थी, ठीक है, और कोई भी बेरोजगार नहीं था उस समय, सबको रोजगार था, समृद्ध था, अन्न पूरा होता था। तो आज भी ज़रूरत है कृषि को क्या उत्कृष्ट विषय वस्तु बनाने की, ठीक है, रोजगार की बनाने की, प्रत्येक आंगन में रोजगार देने की। समझ गए? इन सारी चीज़ों का आप चर्चा करना। अब देखो मैं आपको ये बता दी कि राजा का भी उदाहरण देना है, कैसे कैसे कृषि का महत्व था। अब पशुपालन देखते हैं। अब द्वितीय स्तर पे पशुपालन आएगा तो ये तो फटाफट कर लेंगे क्योंकि मेन था उत्तर वैदिक काल में कृषि। तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधे, कुत्ते, सुअर इत्यादि जानवरों को पाला जाता था। ये आप चर्चा की थी ऋग्वेद में भी, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में भी। और नोट में देख लेना कि इस समय से हाथी को पालतू बनाया जाने लगा था, उस समय नहीं बनाया जाता था, बताई थी। और हाथी की देखभाल करने वाला भी रखा जाने लगा और इसको हस्तिप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हस्तिप कहा जाता था। आकार में बड़े बैल को महोच कहा जाता था। आज भी लोग गांव में बुद्धू को महोच कहते हैं। जैसे कोई बुद्धू टाइप का व्यक्ति होता है तो बोलते हैं कि ये तो महोच है। ओके, तो महोच क्या बोलते थे? बड़े बैल को ओए, बड़े बैल को महोच बोलते थे। ओके, और इस काल में व्याघ्र की भी चर्चा के साक्ष्य मिलने लगते हैं। इस काल में व्याघ्र की भी चर्चा की साक्ष्य मिलने लगते हैं और
ऋग्वैदिक काल में क्या बताई थी कि व्याघ्र की चर्चा नहीं है। क्या है? चर्चा नहीं है। और माने व्याघ्र से परिचित नहीं थे, टाइगर से, लेकिन इस समय हो जाता है। तो इस दोनों याद रखना, हाथी और बाघ के बारे में, कि हाथी को पालतू बनाया जाने लगा और बाघ से परिचित हो गए। और शिल्प एवं उद्योग धंधा के बारे में देख ले। पशुपालन के बाद इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम कृषि पढ़े, अब पशुपालन पढ़े, अब शिल्प भी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे शिल्प उद्योग थे। कैसे पता चलेगा कि देखो, स्वर्णकार की चर्चा है, यानी कि स्वर्ण उद्योग था। रथकार की चर्चा, यानी रथ बनाया जाता था। चर्मकार की, यानी कि चर्म उद्योग, जानवरों की खाल निकालकर विभिन्न प्रकार के उससे सामान बनाए जाते थे। जुलाहे का चर्चा है, जो कपड़ा वगैरह बनाता था। रज्जुकार, यानी कि रस्सी बनाने का काम करने वाला था, तो रज्जुकार उसको बोला जाता था। लुहार था, भाई लुहार अब यहाँ मिलेगा क्या? वैदिक कालीन में, अब ऋग्वैदिक कालीन में अर्थव्यवस्था जो बता रही थी, तो लुहार की चर्चा नहीं न की थी। क्यों? क्योंकि लोहा तो था ही नहीं, जानकारी में नहीं थी। यहाँ पर हो गया तो अब लुहार भी मिलेगा। अब कुम्हार उस समय भी था, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाया जाता था। अब देखिए, नर्तक था, नृत्य उद्योग भी था उस समय, और नाई था। ठीक है, नाई को वाप्ता बोला गया है, इसको भी याद रखिएगा। नाई हजामत जो बनाता था, बाल बनाता था। और धातु उद्योग देखिए, धातु उद्योग में इस समय आपको बस एक और एक्स्ट्रा याद कर लेना है। सोना, तांबा और कांसा से तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य भी परिचित थे, और यहाँ पर एक लोहा बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लोहा बढ़ जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में लोहा से परिचित हो चुके थे। अब देखिए, धातुओं में यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा यहाँ से पूछा जाता है। धातु में कृष्ण अयस्क और श्याम अयस्क से आसे लोहे को लगाया जाता था, यानी कि लोहे को कृष्ण अयस्क अथवा श्याम अयस्क से कहा जाता था। श्याम अयस्क, ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और लोहित अयस्क मतलब तांबा। भूल के भी लोहित अयस्क इक्वल टू आप लोहा मत मानना। लोहित अयस्क का मतलब तांबा होता है। क्या होता है? तांबा होता था उस समय। और त्रिपु, कांसा को क्या बोला जाता था? त्रिपु बोला जाता था। कांसा को त्रिपु बोला जाता था। कांसा को त्रिपु बोला जाता था। कांसा को त्रिपु। और हिरण्य को क्या बोला जाता था? हिरण्य मतलब सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और नोट, यहाँ भी बता दे रही हूँ कि चांदी का ज्ञान नहीं था, न तो ऋग्वैदिक काल में और न ही उत्तर वैदिक काल में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही से यूपीएससी आपको फंसाने की कोशिश करेगा कि ऋग्वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन आर्य चांदी से परिचित थे, तो नहीं थे। याद कर लीजिएगा, नहीं थे। अब देखिए, बृहदारण्य उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण से व्यापारियों की श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि व्यापार वाणिज्य जब आप लिखेंगे तो लिखिएगा कि चूंकि बृहदारण्य उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण से व्यापारिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि व्यापारियों की श्रेणी की चर्चा है। और देखिए, बृहदारण्य जो उपनिषद है उसमें सृष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, और ऐतरेय जो ब्राह्मण है उसमें सृष्टक शब्द का उपयोग किया गया है। और ये व्यापारियों की क्या है? श्रेणी है। सब क्या है? श्रेणी है। और प्रथम बार उपयोग किया गया है वैदिक कालीन ग्रंथों में। सृष्टि और सृष्टक शब्द हमें प्रथम बार सुनने को मिला है, और यही ग्रंथ है बृहदारण्य उपनिषद और ऐतरेय ब्राह्मण। ओके, चलो अब देखिए, तैत्तरीय संहिता जो है, तैत्तरीय संहिता में कुशिद एक शब्द का प्रयोग मिलेगा। कुशिद, और कुशिद का मतलब होता है ऋण। क्या मिलता है? ऋण। और शतपथ ब्राह्मण में कुशिदिन शब्द का प्रयोग हुआ है। कुशिदिन यानी कि ऋण देने वाला को कुशिदिन बोला जाता था है। और ये भी पूछा जाता है आपको, इसमें कुशिदिन का आशय क्या है? तो ऋण देने वाला। कुशिद का मतलब ऋण, तो कुशिदिन मतलब ऋण देने वाला। तैत्तरीय संहिता में कुशिद की चर्चा है और शतपथ ब्राह्मण में कुशिदिन की चर्चा है। तो यानी कि व्यापारिक गतिविधियां उस समय होती थी, और उसमें ऋण लेन देन का भी काम होता था। और किस ग्रंथों से पता चलता है? तो तैत्तरीय संहिता से और शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। क्लियर? अब देखिए, उत्तर वैदिक ग्रंथों में कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। यहाँ भी ऋग्वैदिक कालीन आर्य भी कपास से परिचित नहीं थे, और उत्तर वैदिक कालीन भी आर्य से नहीं। और ओवरऑल क्या होगा कि वैदिक कालीन जो लोग थे वो कपास से परिचित नहीं थे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से बोल रही हूँ, सिंधु घाटी के लोग जानते थे, क्योंकि वही थे जो पहली बार कपास प्रोड्यूस किए थे। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन लोग आर्य से परिचित नहीं थे। एक अंतर भी हो गया। और दूसरी बात, आप जाने भी, ऊन शब्द का प्रयोग हुआ करता था, और यहाँ ऋग्वैदिक काल में भी ऊन शब्द का प्रयोग है, और दोनों जगहों पर उड़ना प्रयोग हुआ है ऊन के लिए।
कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेस्करी कहा जाता था। क्या? कढ़ाई करने वाली स्त्रियों को पेस्करी बोला जाता था। और उस समय जो बुनाई करती थी उसको क्या बोलते थे? ऋग वैदिक कालीन महिलाओं को शीढ़ी बोलते थे। यहाँ पेस्करी कहा जाता है। ठीक, तो आप ये भी जान लिए। अब जानिए वाणिज्य और व्यापार। बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट, लास्ट ही चल रहा है। अब देखिए वाणिज्य एवं व्यापार। शतपथ ब्राह्मण में समुद्र की चर्चा है। पूर्वी समुद्र और पश्चिमी समुद्र दोनों की चर्चा है, लेकिन समुद्र से किस तरह का व्यापार होता था इसकी वही चर्चा नहीं है। तो आप भी इतना ही जानो। कुछ सिक्कों की चर्चा पर नियमित सिक्के की चर्चा है। यहाँ भी नियमित सिक्के नहीं की चर्चा तो है, पर वो नियमित सिक्के नहीं है। यानी कभी नियमित सिक्के का क्या हुआ? विकास नहीं हुआ है। पंचमार सिक्के आप पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब देखिए सिक्के में के रूप में किस किस को जाना जाता था? एक निष्क था, इसको सोने के ढेर भी समझा जाता था, आभूषण भी और सिक्के के भी सेंस में लिया गया है। एक सिक्के को निष्क, शतमान और कृष्णल का मतलब उपयोग होता था। ये सिक्के थे, इनको इसी रूप में जाना जाता था, यानी कि निष्क, शतमान और कृष्णल। बाजस्नेही संहिता में पतवार वाली नाव की चर्चा है। बाजस्नेही संहिता में यानी कि भाई समुद्री मतलब व्यापार तो होता था, लेकिन किस रूप में होता था इसका पता नहीं है, क्योंकि पतवार वाली जो नाव वगैरह है आखिर जो चल रही होगी, समुद्र की चर्चा है, पतवार वाली नाव की चर्चा है, तो व्यापारिक गतिविधियाँ थी, लेकिन किस रूप में होती थी इसकी चर्चा नहीं है। ये पूछा जाएगा अगर आपसे कि बाजस्नेही संहिता में पतवार वाली नाव की चर्चा कहाँ है, तो बाजस्नेही संहिता में। वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ भी है, वहाँ भी है। नियमित सिक्के तो है, सिक्के के बारे में तो जानकारी मिल रही है, निष्क, शतमान, कृष्ण, लेकिन ये नियमित सिक्के नहीं है, रेगुलर कॉइन्स नहीं है। बस इनका किस रूप में प्रयोग होता था डिटेल्स में जानकारी नहीं है। ठीक है, अब देखो अभी भी यहाँ वस्तु विनिमय ही प्रणाली है। ऋग्वेद में भी बताई थी कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलेगा ऋग वैदिक कालीन समाज में या अर्थव्यवस्था में भी, और यहाँ भी चल रहा है। माप तोल की इकाई के रूप में कृष्णल, ये पूछा जाएगा आपसे कि माप तोल की इकाई में कृष्णल की प्रयोग होती थी। तो एक चीज बता दूं, देखो यहाँ सिक्के के रूप में भी कृष्णल बताई हूँ और यहाँ मापतोल में भी। तो जब अगर सिक्के पूछे और कृष्णल दिया रहेगा तो सिक्के के सेंस में कृष्णल को टिक करना, या मापतोल का इकाई देगा तो क्वेश्चन तो एक साथ तो दो नहीं बनाएगा कि सिक्के का अर्थ क्या होता था यहाँ पर, या कृष्णल का अर्थ क्या होता था, मापतोल की इकाई या सिक्के, या तो इकाई के रूप में मापतोल के पूछेगा सिक्के के, तो जब भी सिक्के दिखेगा तो हाँ कृष्णल ही मारना, और मापतोल की इकाई में अगर कृष्णल देगा तो मापतोल की इकाई हो जाएगा। ठीक है, तो मापतोल की इकाई के संदर्भ में भी कृष्णल माराएगा आंसर में, करेक्ट आंसर में। तो मापतोल की इकाई क्या है? कृष्णल थी। परिवहन के साधन के रूप में बैलगाड़ी का गाड़ी, वहाँ भी यही थी। देखें तुलना कर रहे हैं आप, मिल रहा है। और देखो बाजस्नेही संहिता में 100 डंडों वाली जलपोतों का भी उल्लेख मिलता है। एक बाजस्नेही संहिता है तो 100 डंडों वाली जलपोतों, ये सब पतवार इत्यादि का क्या है उल्लेख मिलता है। तो यानी कि समुद्री व्यापार होता था। तो व्यापारिक गतिविधियों के बारे में आप इन्हीं चीज़ों की चर्चा करोगे और यही की भी जाती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो ये वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था बताई हूँ बहुत ही डीप में बताई हूँ, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इससे एक भी ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। जितना भी आयाम था सभी को कवर कर दिया गया है। तो इसे अगर आप 2 से 3 बार देखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे और वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं एक सच्ची बात आपको बता रही हूँ, बुक पढ़ते रह जाओगे, नहीं समझ में आएगा। ये जो भी पॉइंट्स में बताई हूँ बहुत ही अच्छी तरह से बताई हूँ, काफ़ी कंसेप्चुअल है और आपके लिए फैक्चुअल भी है, और सब कुछ आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो पक्का आपका क्या हो जाएगा, हिस्ट्री के प्रति लगाव होगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा हिस्ट्री। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और मेरे वीडियो को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो मुझे करेज करने के लिए, मेरे हौसला को अफजाई करने के लिए कम से कम मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।